हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब काफी मजे में पढ़ाई कर रहे हो। मजे से ही करना, टेंशन लेने का नहीं। अच्छा मेरी बात सुनिए, 45 मिनट्स मुझे दे दो, मैं आपको टाइम ऑफ सप्लाई पूरा याद करा दूंगा, समझा दूंगा। बाकी थोड़ा बहुत आपका अगर पहले से पढ़ा हुआ तो इट विल बी वेरी गुड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नहीं उससे पहले यार मेरा डायलॉग तो बोला ही नहीं। अरे जोर से बोलो सर, रहने देते हैं। अरे कैसे रहने देते हैं, बोलो मेरे साथ। जान लगा देंगे, रिजल्ट निकालेंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। तो आप अटेंटिव हो जाइए। आई होप आपने पीडीएफ का जो मैंने लिंक दिया है उसको डाउनलोड करके या तो प्रिंट निकाले या दूसरे डिवाइस में ओपन कर लिया। अब हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। सीजीएसटी एक्ट के अंदर आता है ये, ध्यान देना। सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई वेयर टैक्स इज पेबल अंडर, ध्यान दो, फॉरवर्ड चार्ज। एक काम करते हैं, मैं आपको पहले 5 केसेस पढ़ा देता हूं टाइम ऑफ सप्लाई के। टाइम ऑफ सप्लाई वेयर टैक्स इज पेबल अंडर, मेरे साथ बोलो, फॉरवर्ड चार्ज। सेकंड केस, टाइम ऑफ सप्लाई वेयर टैक्स इज पेबल अंडर। अब आप जानते हैं पहले फॉरवर्ड चार्ज है तो अब क्या आएगा, रिवर्स चार्ज। थर्ड केस, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर कूपन, ध्यान से सुनना, वाउचर कूपन एक्सचेंजेबल विद गुड्स और सर्विसेज। आपको नहीं लगता कई सारे कूपन और वाउचर के अगेंस्ट हम गुड सर्विस खरीद सकते हैं? जैसे कोई गिफ्ट कार्ड हो गया, आपको मैंने किसी अमेजॉन कूपन हो गए, तो उसके अगेंस्ट आप गुड्स या सर्विस ले सकते हैं। तो वाउचर कूपन का टाइम ऑफ सप्लाई थर्ड केस। फोर्थ केस, टाइम ऑफ सप्लाई इन रेजिडुअल केसेस, बताऊंगा क्या है बाद में। और फिफ्थ केस, टाइम ऑफ सप्लाई वेयर ऑन इन केस ऑफ इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी। सर ये लास्ट वाला नहीं समझा, ये समझाता हूं मैं सप्लायर हूं, आप रिसिपेंट है। मैंने आपको एक सप्लाई दी और मैंने आपको बोला 15 दिन में मेरे को पैसे दे देना, आपने नहीं दिया तो मैंने आपको एज पर आवर टर्म्स इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी वगैरह आपसे चार्ज किया। सवाल है इस इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी पे भी क्या जीएसटी आएगा? आंसर इज यस। ये बात आपको वैल्यूएशन चैप्टर में क्लियर होगी। उस जीएसटी का टाइम ऑफ सप्लाई क्या, गवर्नमेंट को कब देना है, वो पढ़ाऊंगा फिफ्थ केस में। सर वापस एक बार देखो, पहला केस था फॉरवर्ड चार्ज का, सेकंड केस था रिवर्स चार्ज का, थर्ड केस था वाउचर कूपन का, फोर्थ केस था रेजिडुअल और फिफ्थ केस था इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी, जो सप्लायर रिसिपेंट को चार्ज करता है जब रिसिपेंट सप्लायर को टाइमली पैसे नहीं देता है। सर चलिए केसेस क्लियर है। एक और केस है जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आ जाइए, सबसे पहले टाइम ऑफ सप्लाई वेयर टैक्स इज पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। देखो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स लूंगा इस साइड लेफ्ट साइड में, और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस लूंगा राइट साइड में। चलो पहले टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स समझते हैं। इफ इनवॉइस इज टाइमली इश्यूड, इसका मतलब सर हम अगर किसी को गुड्स सेल करें, जैसे मैं सप्लायर हूं आप रिसिपेंट, मैंने आपको कोई सामान बिक्री किया तो मुझे आपको इनवॉइस तो देना पड़ेगा, बट इनवॉइस क्या टाइमली इश्यू हुआ है, क्वेश्चन ये है। अब आपका एक और सवाल, सर इनवॉइस का टाइम इश्यू करने का क्या टाइम है, वो मैं आपको नीचे पढ़ाऊंगा, अब आप मत पूछना। इनवॉइस इशू करने का टाइम लिमिट थोड़ी देर बाद समझ आ जाए, एक बार के लिए इतना समझ लो कि यस इनवॉइस इशू करने का एक टाइम लिमिट है। तो गुड्स के केस में अगर मैंने आपको इनवॉइस उस टाइम लिमिट के अंदर दे दिया तो इनवॉइस डेट होगा टाइम ऑफ सप्लाई। सर हमने कहीं पढ़ रखा है इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विचएवर इज अर्लियर, बेटा आपको पता होना चाहिए। फिर एक सर्कुलर के थ्रू गवर्नमेंट ने बताया था कि पेमेंट डेट का प्रोविजन फिलहाल एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए मैंने वो पॉइंट हटा ही दिया, क्योंकि वो ऐसे भी एग्जाम में लिखना नहीं है तो मैंने लिखा भी नहीं है। सीधा आंसर याद कर लो, इनवॉइस डेट होगा अगर गुड्स के केस में, फॉरवर्ड चार्ज में अगर इनवॉइस टाइमली इशूड हो गया तो इनवॉइस डेट ही होगा टाइम ऑफ सप्लाई। आप मेरे शॉप में आए कुछ माल खरीदने के लिए, मैंने आपको बिक्री किया और इनवॉइस भी हाथों हाथ दे दिया, तो जो इनवॉइस डेट है वही है मेरा टाइम ऑफ सप्लाई। दूसरा केस, इफ नॉट, सर इफ नॉट का मतलब अगर इनवॉइस टाइमली इशू नहीं किया उस टाइम लिमिट के अंदर जो मैं नीचे पढ़ाऊंगा, तो अगर मैंने आपको इनवॉइस टाइमली इशूड नहीं किया तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज ऑट टू हैव इश्यूड। मतलब जिस लास्ट डे को मैं जो आपको नीचे टाइम लिमिट पढ़ाने वाला हूं उस टाइम लिमिट का जो लास्ट डेट होगा, ऑब्वियसली कोई टाइम लिमिट का मतलब एक डेडलाइन, जो लास्ट डेट होगा उस लास्ट डेट को ही मान लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई अट्रैक्ट कर गया। सर चलिए अब रैपिड में एक बार याद करा दिए। देखो गुड्स के केस में फॉरवर्ड चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, अगर इनवॉइस टाइमली इशूड हुआ तो इनवॉइस डेट पेमेंट का भी प्रोविजन अप्लाई नहीं करता, और अगर इनवॉइस टाइमली इशूड नहीं हुआ तो लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज ऑट टू हैव इशूड हो गया गुड्स का केस। अब आते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अरे ये तो बहुत इजी है, अर्लियर ऑफ द टू है, इस बार अर्लियर ऑफ द टू है। देखो ए और बी विचएवर इज अर्लियर, ध्यान दो, अर्लियर ऑफ द टू, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, ए और बी इन दोनों में से जो अर्लियर होगा वो आंसर होगा। ए में भी 2 केस है, सिचुएशन 1, देखो ध्यान से सुनो, सिचुएशन 1 या सिचुएशन 2, तो डिपेंड करता है कौन सा केस है। तो सर सिचुएशन 1 या 2 में से डिसाइड हो गया, उसके बाद बी विचएवर इज अर्लियर। मतलब कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप देखो पहले कौन सा सिचुएशन है, वो ए के अंदर 2 सिचुएशन है, सिचुएशन 1 में फॉल कर रहा है या 2 में, जिसमें भी फॉल कर रहा है वो डेट निकाल लो, और बी जो मैं नीचे पढ़ाऊंगा विचएवर इज अर्लियर। तो चलिए ऊपर क्या क्या सिचुएशन आइए देखते हैं। इफ इनवॉइस इज टाइमली इशूड
इन शॉर्ट एकदम वैसा ही है। अगर मैं सप्लायर हूं, आप रिसिपेंट है, और मैंने आपको कोचिंग सर्विस दी, तो मैं अगर आपको कोचिंग सर्विस इनवॉइस, उसका इनवॉइस आपको अगर मैं टाइमली दे देता हूं, अब आपका एक सवाल, इनवॉइस इशू करने का क्या टाइम लिमिट है? नीचे पढ़ाऊंगा, बोल चुका हूं। तो वो इनवॉइस उस टाइम लिमिट के अंदर अगर मैंने इशू कर दिया तो लॉ बोलता टाइम ऑफ सप्लाई इनवॉइस डेट होगा, बट आंसर अभी भी नहीं आया है। और पॉइंट नंबर बी, विच एवर इज अर्लियर, भूलो मत। तो बी पढ़ाना बाकी है, बट फिलहाल के लिए अगर हम बी नहीं पढ़े तो हम ये कह सकते हैं टाइम ऑफ सप्लाई होगा इनवॉइस डेट, बट बी पढ़ने के बाद पता चलेगा विच एवर इज अर्लियर, वो होगा आंसर। इफ नॉट, और अगर मैंने रिसिपेंट को, मतलब मैं कोचिंग सर्विस आपको दे रहा हूं और आपको मैंने अगर इनवॉइस टाइमली नहीं दिया, तब लॉ कहता है डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, या इसको आप सर्विस सप्लाई डेट भी बोल सकते हैं। सप्लाई डेट मतलब जिस दिन मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड की वो डेट, या फिर सर्विस सप्लाई डेट। फिर से एक बार, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या सर्विस सप्लाई डेट, ये होगा टाइम ऑफ सप्लाई का एक पार्ट। तो सर एक बार और याद करा दीजिए। चलो, फॉरवर्ड चार्ज में सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलता है? अगर इनवॉइस टाइमली इशूड हो गया तो इनवॉइस डेट, और पॉइंट नंबर बी, विच एवर इज अर्लियर। और अगर इनवॉइस टाइमली इशूड नहीं हुआ तो जिस दिन सर्विस सप्लाई हुई, जिस दिन सर्विस प्रोवाइड हुई, वो डेट और पेमेंट डेट जो मैं नीचे पढ़ाऊंगा, विच एवर इज अर्लियर। याद रखना, अगर सर्विस में इनवॉइस टाइमली इशूड नहीं हुआ तो लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज ऑट टू हैव बीन इशूड मत बोलना, नहीं बोलना है वो आपको, वो गुड्स में होता है। सर्विस में सर्विस सप्लाई डेट या डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस होता है, अगर इनवॉइस टाइमली इशूड नहीं हुआ तो, ये वाला केस। आई होप आपको मेरी बात समझ आई है। सर अब और करके जो आप बार बार बोल रहे थे, और बी, विच एवर इज अर्लियर, वो बी क्या है? आइए, पेमेंट रिसीव डेट टू द एक्सटेंट इट इज कवर्ड बाय द इनवॉइस और पार्ट ऑफ द एडवांस पेमेंट, या फिर पेमेंट रिसीव डेट, विच एवर इज अर्लियर। अब पूरा आंसर आपको पता चला है। फिलहाल के लिए मान लीजिए इनवॉइस टाइमली इशूड हुआ, और मान लीजिए एक सप्लाई दी गई है जिसका इनवॉइस इशू करने का लास्ट डेट था 31 मार्च, और मैंने आपको इनवॉइस दे दिया था 30 मार्च को। इट मींस मैंने इनवॉइस टाइमली इशूड किया, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 30 मार्च, और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। अब सपोज कीजिए आपने मुझे जो पैसा दिया था, मान लो टोटल वैल्यू था 20,000 का, आपने मुझे 15,000 दे दिया 25 मार्च को ही, तो याद रखना 25 मार्च और 30 मार्च को इनवॉइस डेट। अर्लियर क्या है? 25 मार्च, 25 मार्च है, लेकिन 25 मार्च को आपने मुझे पैसे कितने दिए थे? 15,000 मेरे सप्लाई का, तो आउट ऑफ टोटल मेरा फीस था 20,000, आपने मुझे कितना दिया? 15,000, तो मेरा 15,000 का टाइम ऑफ सप्लाई अट्रैक्ट कर जाएगा 25 मार्च को। पूरा 20 का नहीं, सिर्फ 15,000 का टाइम ऑफ सप्लाई मेरा अट्रैक्ट करेगा 25 मार्च को। अब सपोज करो बाकी का 5,000 आप मुझे 30 मार्च के बाद देते हैं, मान लीजिए 5 अप्रैल को देते हैं, तब बचा हुआ 5,000 के लिए भी सेम लॉ अप्लाई करना है, इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। इस 5,000 के लिए इनवॉइस कब इशू हुआ था? 30 मार्च को, और पेमेंट कब आया था? 5 अप्रैल को, तो 5,000 के लिए आंसर होगा 30 मार्च, विच एवर इज अर्लियर। तो पेमेंट के केस में ये टू द एक्सटेंट वर्ड मत भूलना, आप नहीं भूलना आपको ये। तो सर टाइम ऑफ सप्लाई एक बार सर्विस का फॉरवर्ड चार्ज में फटाफट में एक बार बोल दीजिए आप, तो चलो मैं बोलता हूं और फटाफट सुनोगे आप। सर्विस के केस में अगर इनवॉइस टाइमली इशूड हुआ तो इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट, जितना पेमेंट आया उतने के लिए विच एवर इज अर्लियर, हो गया। सर बचा हुआ पेमेंट का सेम वापस इनवॉइस डेट और बचा हुआ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये हो गया। अगर सर इनवॉइस टाइमली इशूड नहीं होता तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट डेट टू द एक्सटेंट पेमेंट इज रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। ये आपका सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई फॉरवर्ड चार्ज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। When the above events are unascertainable, not available, मतलब हुआ क्या? इनवॉइस डेट, पेमेंट डेट या सर्विस की सप्लाई डेट, इनमें से कोई भी डिटेल आप बोल रहे हैं आपके बुक्स में अवेलेबल नहीं है, आपने लिखा नहीं, आप कह रहे हैं हमको याद नहीं है, बुक्स गुम हो गया, बुक चोरी हो गया, बुक जल गया, कोई भी रीजन से अगर आप ऐसा कहते हैं कि हमको इस इवेंट के बारे में पता नहीं है, अनसर्टेनेबल है या अवेलेबल नहीं है डेटा, तो लॉ कहता है तब क्या किया जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई होगा आपका डेट ऑन विच रिसिपेंट शोज द रिसीट ऑफ सर्विसेज इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब तो फिर ठीक है, अगर फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर के पास डेटा नहीं है तो हम रिसिपेंट को जाकर पूछेंगे कि आपके पास इससे रिलेटेड डेटा है क्या? डेटा आपने बुक्स में कब सर्विस रिसीव दिखाया है? रिसीट ऑफ सर्विस देख लो, रिसीट ऑफ सर्विस। रिसिपेंट को पूछा जाएगा आपने अपने बुक्स में कब सर्विस दिखाई है, बस वही होगा टाइम ऑफ सप्लाई। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। मैं आपको बोला था ऊपर, क्या बोला था कि मैं आपको नीचे पढ़ाऊंगा इनवॉइस कब तक इश्यू करना है। किसी को भी अगर मैं आज सप्लाई दे रहा हूं तो मुझे उसको इनवॉइस देना है, वो इनवॉइस किस लास्ट डेट तक दे देना चाहिए मुझे, वो पढ़ेंगे हम नीचे। सेक्शन 31 में लिखा हुआ है ये चीज लॉ का। सर पढ़ाइए, गुड्स का केस, सर्विस का केस, इनवॉइस कब तक इश्यू हो जाना चाहिए। वन मोर टाइम,
वी आर नॉट गोइंग टू रीड टाइम ऑफ सप्लाई राइट नाउ। टाइम ऑफ सप्लाई हमने ऊपर पढ़ा फॉरवर्ड चार्ज में, रिवर्स चार्ज वगैरह में आगे पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको इतना पढ़ा रहा हूं, एक इनवॉइस कब तक दिया जाना चाहिए गुड्स के केस में और सर्विस के केस में अगर सप्लाई हो रही है तो। पहले लेते हैं गुड्स का केस। नॉर्मल केसेस में नंबर ए नॉर्मल केसेस। सर नॉर्मल केसेस कैसा होता है? फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप में जाते हैं और माल खरीदते हैं, 10 पीस साबुन ले आए घर पर, तो हो गया ना नॉर्मल केस में गुड्स का। तो इनवॉइस कब तक देना होगा उस शॉपकीपर को आपको, वो मैं पढ़ाऊंगा। या फिर कुछ जगह पर गुड्स मूव नहीं होते, किसी जगह पर गुड्स होते हैं, वहीं पर आपको वो गुड डिलीवर कर दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं, या फिर आपको अवेल करा दिए जाते हैं, तो वैसे केस में इनवॉइस कब तक इशू करना, तो आओ बताता हूं। नंबर 1, रिमूवल ऑफ गुड्स। जैसे एक शॉपकीपर से आपने माल खरीदा और गुड्स को मूव करोगे, तब लॉ कहता है जब वो गुड्स उस शॉप से रिमूव होंगे, शॉपकीपर को आपको इनवॉइस देना होगा। तो देखो जैसे ही गुड्स रिमूव होगा इनवॉइस देना होगा, वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर किसी सप्लाई में गुड्स मूव होते हैं तो एज सून एज गुड्स जैसे ही रिमूव हुए उस शॉप से, प्रीमाइसेस से, इनवॉइस के साथ ही रिमूव होगा, मतलब इनवॉइस उस वक्त तो देना ही पड़ेगा, लास्ट वो डेट। आगे बढ़ता हूं। और डिलीवरी ऑफ गुड्स मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू द रिसिपिएंट इन एनी अदर केस। मतलब अगर गुड्स का मूवमेंट का केस नहीं है, किसी जगह पर गुड्स और वहीं डिलीवर किए गए हैं, तो जब डिलीवर करोगे वही होगा इनवॉइस इश्यू करने का टाइम लिमिट। बताया ना, एक सीए का ऑफिस है, रेडी ऑफिस है, उसके अंदर बहुत सारी चेयर्स है लगी पड़ी है, और आप सीए बनने के बाद मान लीजिए वो ऑफिस खरीद रहे हैं विद चेयर वगैरह भी, और चेयर वगैरह आपको उस ऑफिस में ही डिलीवर हो रहा है, कहीं मूव नहीं हो रहा, तो उस केस में जब आपको गुड्स की डिलीवरी दी जाएगी उस वक्त सामने वाले को आपको इनवॉइस भी देना होगा, या गुड्स अवेलेबल जब आपको कराया जाएगा उस वक्त आपको इनवॉइस देगा सामने वाला। ये लास्ट डेट है। इन अदर वर्ड एक बार और कहूंगा, सर इनवॉइस इशू करने का क्या टाइम लिमिट है? नॉर्मल केसेस में अगर गुड्स मूव हो रहा है तो रिमूवल डेट, और अदर केसेस है तब डिलीवरी या गुड्स अवेलेबल टू द रिसिपिएंट डेट। हो गया। आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का केस में क्या होगा? सर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है? आपने मेरे साथ अरेंजमेंट किया कि 1 साल तक कोई पर्टिकुलर रॉ मटेरियल आपको मुझसे चाहिए, लगातार हर महीने हो सके तो 200 500 ऐसे क्वांटिटी आपने मेरे साथ अरेंज कर ली, ठीक है, मैं बोला आपको मैं देते जाऊंगा। लेकिन यहां सप्लाई कंटिन्यूअस क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं आपको अभी तुरंत एक कोई माल बेचकर पैसे ले रहा हूं, ऐसा अरेंजमेंट नहीं हो रहा। हमारा एक अग्रीमेंट है जिसके तहत मुझे आपको बार बार माल देना होगा टर्म्स की वजह से, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। बार बार जा रहा है, उस केस में इनवॉइस मुझे आपको कब तक देना होगा? देखो आप बताइए, जब मैं आपको रॉ मटेरियल बार बार भेजूंगा, हर महीने में 15 दिन में ऐसे भेजूंगा, तो मैं आपको क्या गुड्स ऐसे ही भेजूंगा या विद स्टेटमेंट नॉर्मली भेजूंगा? यस सर, आप एक स्टेटमेंट भेजेंगे और सामने वाला भी मुझे टाइम टू टाइम पेमेंट करेगा। इसीलिए लॉ ने देखो इनवॉइस इशू करने का डेट वैसा ही रखा। ईच सक्सेसिव स्टेटमेंट इज इशूड। जैसे जैसे मैं आपको माल भेजूंगा और स्टेटमेंट भेजूंगा, वैसे वैसे मुझे आपको इनवॉइस भी देना होगा, या फिर जैसे जैसे आप मुझे पेमेंट दोगे वैसे वैसे मैं आपको इनवॉइस दूंगा। अब आपका एक डाउट, सर स्टेटमेंट और पेमेंट अगर दोनों हो रहा है तब आप अर्लियर डेट लोगे। प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से बता रहा हूं, लॉ में नहीं लिखा हुआ। अर्लियर डेट लोगे एज पर प्रैक्टिकल लाइफ, तो प्रैक्टिकली यही होता है, इसलिए लिखा। सर समझ गए? अगर कोई सप्लायर किसी रिसिपिएंट को गुड्स कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रहा है तो इनवॉइस कब तक देना है उसको? जैसे जैसे, ध्यान से सुना, जैसे जैसे मैं आपको स्टेटमेंट दूंगा वैसे वैसे मैं आपको इनवॉइस दूंगा, या फिर जैसे जैसे आप मुझे पेमेंट देंगे वैसे वैसे मैं आपको इनवॉइस दूंगा। और सर स्टेटमेंट और पेमेंट दोनों दिया जा रहा है, तब मैं आपको स्टेटमेंट भेजता हूं, आप मुझे पेमेंट देते हो, तब दोनों में से जो पहले हो वही लिख देना आप टाइम ऑफ सप्लाई। सर एग्जाम में हम अर्लियर ऑफ द टू लिखेंगे? नहीं, अर्लियर ऑफ द टू वर्ड नहीं लिखोगे, डायरेक्ट जो अर्लियर डेट होगी उसी को आंसर में लिख देना। सर समझ गए? आगे आते हैं नेक्स्ट केस, वेयर द गुड्स बीइंग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न बेसिस। आई थिंक आपको इसके बारे में 11th 12th या बीकॉम फर्स्ट ईयर वगैरह में पता होगा कि सर एक सप्लायर अपने एजेंट को गुड्स देता है, मान लीजिए 100 पीस का गुड्स मैंने दिया अपने एजेंट को और बोला तुम इसको मार्केट में जाओ, दिखाओ, अप्रूव हो जाए तो मेरे पास आ जाना, मैं तुमको उस वक्त मतलब गुड्स की पैसे ले लूंगा तुमसे, वगैरह वगैरह वो सब अरेंज कर लूंगा। कहने का मतलब है यहां पर माल अभी नहीं बिक रहा है, अभी सिर्फ मैं अपने एजेंट को माल दे रहा हूं, वो मार्केट में दिखाएगा, पसंद होगा तो वो माल रख लेगा, नहीं होगा तो मुझे रिटर्न मिल जाएगा। सवाल है ऐसे केसेस में इनवॉइस इश्यू कब तक होना चाहिए? देखो लॉ ने यहां बहुत प्रैक्टिकली सोचा और कहा जिस वक्त मैं आपको माल दे रहा हूं उस वक्त एक्चुअली तो सप्लाई हुई नहीं है, तो इनवॉइस उस वक्त कौन देगा? कल को माल रिटर्न ही आ गया तो, और ज्यादातर केस में आ भी जाता है। इसीलिए लॉ ने कहा इनवॉइस इशू करने का टाइम लिमिट हमने बहुत अच्छे से अरेंज किया। अर्लियर ऑफ नंबर 1 एक्चुअल सप्लाई, और हम मैक्सिमम समय देंगे 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल।
अगर आप मेरे प्रीमाइसेस से आज माल लेकर गए हैं तो यार 6 महीने में भी अगर नहीं बिका तो फिर आप कैसे एजेंट हो? लॉ कह रहा है इससे ज्यादा वेट हम नहीं करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई अट्रैक्ट कर जाएगा, इनवॉइस डेट अट्रैक्ट कर जाएगा, तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई भी अट्रैक्ट कर जाएगा। फिर एक बार ध्यान से सुनो, मैं अगर आपको गुड्स सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस के लिए दे रहा हूं तो आप मेरा टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा उन गुड्स का? लॉ ने कहा अगर आपने वो माल एक्चुअली जिस दिन बेच दिया है तो वो डेट निकाल लो, और जिस दिन मेरे प्रीमाइसेस से गुड्स रिमूव हुए वहां से 6 मंथ जोड़ लो, और जो डेट आ रही है वो निकालो। दोनों डेट में से जो अर्लियर डेट होगी वो होगा टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सेल ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस का क्या होता है? एक्चुअल सप्लाई और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। हो गया यार। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। सर एक बार और आप गुड्स का इनवॉइस इशू का टाइम लिमिट दे। देखो नॉर्मली गुड्स का केस में टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होता है सर? अगर गुड्स मूव हो रहा है तो रिमूवल डेट। सर अगर गुड्स मूव नहीं हो रहा, मतलब अदर केसेस है तब गुड्स की डिलीवरी जिस वक्त हुई या फिर गुड्स जब अवेलेबल कराए गए वो वक्त होगा इनवॉइस इशू करने का टाइम लिमिट। सेकंड केस, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए? ईच सक्सेसिव स्टेटमेंट जैसे जैसे दिया जा रहा है वैसे वैसे इनवॉइस जाएगा, या फिर जैसे जैसे पेमेंट आएगा वैसे वैसे इनवॉइस दिया जाएगा। सर दोनों केस है तो दोनों केस जब हो क्वेश्चन में तो आप नेक्स्ट केस लेता हूं, सेल ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस पर इनवॉइस कब तक इश्यू हो जाना चाहिए? एक्चुअल सप्लाई डेट और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस इशू करने का टाइम लिमिट गुड्स के केस में। अब बात करते हैं सर्विस के केस में इनवॉइस कब तक इश्यू हो जाना चाहिए। यहां पे भी नंबर 1 नॉर्मल केसेस, नंबर 2 कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का केस, और नंबर 3 सर्विस सीज हो गया अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर इट्स कंप्लीशन। देखो मैंने आपको पहले ही केस लर्न करा दिया ताकि बाद में इंटरेस्ट आए। फिर एक बार सर्विस के केस में इनवॉइस कब तक इश्यू होना चाहिए? एक नॉर्मल केस पढ़ाऊंगा, एक पढ़ाऊंगा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का केस, एक पढ़ाऊंगा सर्विस बीच में ही रुक गई देने से। अब हम सबसे पहले थर्ड केस को ही लर्न कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इजी है। सर्विस बीच में ही रुक गई। एग्जांपल के तौर पे मानिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक मुझे आपको कोई सर्विस देनी थी 2 महीने, और 20 अप्रैल को ही आपने मुझे बोला हमको और सर्विस की जरूरत नहीं है, हमारा काम चल जाएगा। तो 20 दिन सर्विस लेने के बाद आपने मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, जबकि कॉन्ट्रैक्ट कब तक चलना था? 31 मई तक, तो बीच में सीज हुआ। ऐसे केस में टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या है? लॉ कहता है जिस वक्त सप्लाई सीज हो गई। अच्छा सीज कब हुई थी? 20 अप्रैल को, तो लॉ कहता है 20 अप्रैल तक जितना सप्लाई दिया गया इन 20 दिनों में उसका इनवॉइस आपको 20 अप्रैल को ही दे देना है। बस यही लिखा हुआ है, इट इज एज सिंपल एज दैट। टू द एक्सटेंट सप्लाई मेड, जितना सप्लाई दिया है उतने सप्लाई तक का इनवॉइस आपको जिस दिन सप्लाई सीज हुई उसी दिन दे देना, वो लास्ट डेट है। सर ये केस समझ आ गया, इसमें दम नहीं था। अब फर्स्ट केस और सेकंड केस बच गए, उनमें थोड़ी मेहनत है, पेशेंस से लर्निंग करना। नॉर्मल केसेस में तो लॉ कहता है सर्विस के केस में 30 डेज का टाइम है इनवॉइस देने का। बड़ा अच्छा है यार। देखो आगे देखना, ब्रैकेट वाला छोड़ दो एक बार, फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या अच्छा है? मैं आज आपको कोचिंग सर्विस दे रहा हूं तो सप्लाई की डेट आज है, मेरे पास आज से 30 दिन पड़े हैं आपको इनवॉइस देने के लिए। जरूरी नहीं मैं आज ही इनवॉइस दूं, मेरे पास 30 दिन है इनवॉइस देने के लिए। तो मैं इस 30 दिनों में अगर इनवॉइस कभी भी दे दूं तो यही माना जाएगा मैंने इनवॉइस अपना टाइमली इशू कर दिया। और अगर 30 दिन में इनवॉइस इशू नहीं हुआ तो माना जाएगा मैंने इनवॉइस टाइमली इशूड नहीं हुआ। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ताकि आप ऊपर जो टाइम ऑफ सप्लाई पढ़े थे उससे लिंक कर पाए। फिर एक बार, टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस सर्विस केस में नॉर्मली क्या होता है? सर जिस दिन सप्लाई हुई वहां से 30 दिन मिलता है इनवॉइस देने के लिए। और बैंक, एनबीएफसी, देखना ध्यान से, और इंश्योरेंस कंपनी, देखो इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी वगैरह, इन लोगों के लिए 30 दिन बन जाएगा 45 डेज, दैट्स इट। तो नॉर्मली हम लोगों को सर्विस सप्लाई के केस में 30 डेज के अंदर इनवॉइस रेज करना है, जबकि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, इंश्योरेंस कंपनी को यहां पर 45 डेज है इनवॉइस देने के लिए। सर यहां समझ आ गया। अब आगे है कुछ, यस इसमें एक और चीज आ गया है। अगर इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, जो नाम अभी ऊपर पड़े वो लोग, या टेलीकॉम ऑपरेटर भी इसके साथ इंक्लूड कर लो, ये लोगों को लॉ ने एक और फैसिलिटी दी है इनवॉइस देने की। कौन सी बताता हूं। अगर ये लोग सर्विस सप्लाई कर रहे हैं बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस, बात को समझने की कोशिश करो। सर डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब ये लोग अपने ही ब्रांचेस में दे रहे हैं, जैसे बैंक का एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को दिया, इंश्योरेंस कंपनी का एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को दिया, टेलीकॉम ऑपरेटर का एक गैलरी ब्रांच दूसरे ब्रांच को दे रहा है सर्विस। अगर ऐसा हुआ तो अपने ही ब्रांच को जो सर्विस दी जा रही है उसका इनवॉइस कब तक दे सकता है ये लोग? लॉ ने बोला टाइम लिमिट हम बताएंगे। जब सप्लायर ब्रांच रिकॉर्ड द सेम इन बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब ये बैंक का ब्रांच 1 ने ब्रांच 2 को सर्विस दी, तो जो सप्लायर ब्रांच है ब्रांच 1, वो जिस दिन अपने बुक्स में एंट्री मारेगा वो दिन, और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर ड्यूरिंग विच द सप्लाई वाज मेड।
अरे कौन सा क्वार्टर समझ रहे हो? दिस इज नॉट दैट क्वार्टर बेटा। हर 3 महीने का एक क्वार्टर होता है फाइनेंशियल ईयर में, 4 क्वार्टर्स होते हैं, आपको पता है। तो कोई भी क्वार्टर का एक्सपायरी के पहले, इसका मतलब ये हुआ अप्रैल में जून क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 30 जून से पहले पहले अपने, ध्यान से सुनना, अपने डिस्टिंक्ट एंटिटी को, अपने ही ब्रांच को जो आपने सर्विस दी है पूरे 3 महीने में, उसका इनवॉइस रेज 30 जून से पहले पहले कर दो। मतलब अप्रैल में जून क्वार्टर ले लो, उसमें बार बार एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को सर्विस दिए जाता। सर ठीक है, यहां तक इनवॉइस क्या हर एक सप्लाई में देना? नहीं। क्वार्टर एंड कब होगा? 30 जून को, उससे पहले पहले या उस वक्त तक आपको इनवॉइस देना है। क्वार्टर की एक्सपायरी से पहले पहले आपको इनवॉइस दे देना है। लेकिन यहां दो चीजें, या तो सप्लायर ब्रांच रिकॉर्ड करेगा अपने बुक्स में उस वक्त, या क्वार्टर एंड होने के पहले, एक्सपायरी के पहले। अब सर, अब आपका डाउट फिर से एक बार, सर क्या ये दोनों ही चीज हो रही है? मतलब सप्लायर ब्रांच रिकॉर्ड भी तो करता है और क्वार्टर एंड भी होता है, तो दोनों अगर हो रहा है तब क्या करें? तब इन दोनों में से जो इवेंट पहले होगा आप इनवॉइस तब तक रेज कर देना। अब आप बोलेंगे सर ऐसा लॉ में लिखा है? बिल्कुल नहीं लिखा, लेकिन दोनों में से जो इवेंट पहले होगा वो प्रोविजन तो अट्रैक्ट उसी वक्त कर जाएगा। इसलिए प्रैक्टिकली यहां पे भी मैं यही बोलूंगा, अर्लियर डेट लेना, बट प्रैक्टिकली लॉ में नहीं लिखा, इसलिए आप एग्जाम में कोट नहीं करोगे अर्लियर ऑफ द टू। आप डायरेक्ट जो इनमें से अर्लियर डेट होगी उसी को बता देना, क्योंकि ऐसा हुआ इसलिए ये डेट तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अर्लियर डेट लिया जाता है प्रैक्टिकली, इतना सा समझ लो। तो एक बार और इस केस को मैं समझाऊंगा। इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या टेलीकॉम ऑपरेटर अगर एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को सप्लाई देता है सर्विस की, तो इनवॉइस कब तक रेज करेगा? तो आप मन में अर्लियर सोचना, लिखना नहीं है। सर सप्लायर ब्रांच अपनी बुक में जिस दिन रिकॉर्ड करेगा वो डेट, या फिर ध्यान से सुननी हो, या फिर सर जब क्वार्टर एंड होगा तो उसकी एक्सपायरी से पहले पहले। हो गया, डन। नॉर्मल केसेस डन है। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में इनवॉइस कब तक देना है। देखो यहां पर एकदम सिंपल है, दो पार्ट मैंने बना दिया, देखो क्या क्या है। वेयर द पेमेंट इज लिंक्ड टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। अच्छा, आपको भी पता कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में किस तरह की सर्विस आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कंस्ट्रक्शन सर्विस, 1 साल की कंस्ट्रक्शन सर्विस आप मुझसे ले रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन 2 दिन में तो होता नहीं है, साल भर चलते रहता है, तो ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है। ऐसे केस में ध्यान से सुनियो, ऐसे केस में इनवॉइस कब तक रेज करना है? सप्लायर को, रिसिपिएंट को। आओ लॉ क्या कहता है। अगर पेमेंट जो रिसिपिएंट से सप्लायर को मिलता है, ऑब्वियसली मैं अगर आपको साल भर का काम करके दूंगा तो पैसा क्या साल भर बाद लूंगा या धीरे धीरे बीच बीच में लेते रहूंगा? ऑब्वियसली बीच बीच में लूंगा। तो पेमेंट अगर लिंक्ड है टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, अब इसका मतलब ये हुआ कि मुझे आप पैसे कैसे देते हो? या तो हमने पीरियड फिक्स कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट में कि हर महीने आप मुझे पैसे दोगे, या हमने इवेंट फिक्स कर रखा है। सर इवेंट क्या होता होगा कि अगर 5 तल्ले की बिल्डिंग बनानी है, 5 माले की बिल्डिंग बनानी है, 5 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, आपको जो लैंग्वेज समझ आती है समझो, 5 फ्लोर की मेरे को आपको बिल्डिंग बना के देनी है, और हमारा अरेंजमेंट के हिसाब से ईच फ्लोर व्हेनेवर इज कंप्लीटेड यू हैव टू मेक पेमेंट। तो यहां पर पेमेंट किससे लिंक्ड हुआ? किसी इवेंट से, कि एक फ्लोर कंप्लीट हुआ तो आप मुझे पेमेंट दोगे। यस और नो? यस सर। तो चलो सुनो, अगर पेमेंट इवेंट से लिंक्ड है तब ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट, जिस दिन मेरा वो फर्स्ट फ्लोर, मान लो फर्स्ट फ्लोर के बाद आप मुझे पेमेंट दोगे, या फर्स्ट फ्लोर जैसे ही कंप्लीट होगा आप मुझे पेमेंट दोगे, तो जिस दिन मेरा फर्स्ट फ्लोर रेडी होगा, कंप्लीट होगा, उस दिन या उससे पहले मुझे आपको इनवॉइस देना पड़ेगा, बस। तो सर व्हेनेवर पेमेंट इज लिंक्ड विद द कंप्लीशन ऑफ इवेंट इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, जैसे ही इवेंट कंप्लीट होता है उस वक्त या उससे पहले इनवॉइस देना पड़ता है। लॉजिकल भी है, काम हुआ तो इनवॉइस दो। इन अदर केसेस, सर अदर केसेस का मतलब अगर पेमेंट और इवेंट आपस में लिंक्ड नहीं है, तब ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अगर एज पर कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, अब इसका मतलब ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट में या तो फिर इवेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, बट आपको हर महीने मुझे पैसा देना है। यहां पर मैंने ये नहीं कहा फ्लोर कंप्लीट होने से पैसा देना है, हर महीने पैसा देना है, इसका मतलब पेमेंट इज नॉट कनेक्टेड विद एन इवेंट। तब क्या होगा? तब लॉ कहता है जो आपका पेमेंट का ड्यू डेट होगा वही होगा मेरा इनवॉइस इशू करने का टाइम लिमिट। मतलब जिस दिन मेरा पेमेंट का ड्यू डेट आएगा उस दिन मुझे आपको इनवॉइस भी देना होगा। जैसे महीने का तो मंथ एंड, अगर हमारा पेमेंट का ड्यू डेट है तो मंथ एंड तक मुझे आपको इनवॉइस भी देना होगा। लास्ट केस अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब हमारे कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट का ड्यू डेट भी नहीं है और ना ही पेमेंट किसी इवेंट से कनेक्टेड है, तब क्या होगा? तब लॉ कहता है बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर रिसीव द पेमेंट। तो फिर देखो आप ही बताओ, पेमेंट का कोई कनेक्शन ही नहीं है मेरा और आपका, तब जब आप मुझे पैसा दोगे वैसे ही आपको मैं इनवॉइस दूंगा। क्यों? क्योंकि इवेंट के बारे में पेमेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, पेमेंट का ड्यू डेट भी नहीं है, तो फिर लास्ट ऑप्शन यही बचा, जैसे जैसे आप मुझे पैसा दोगे वैसे वैसे मैं आपको इनवॉइस दूंगा।
मतलब उस वक्त या उससे पहले मैं आपको इनवॉइस भेज दूंगा। सर तो अब पूरा सर्विस के केस में इनवॉइस कब तक इश्यू हो जाना चाहिए, समझ तो आ गया। एक बार आप जो फटाफट रिवाइज कराते हैं वो करा दीजिए तो हमको याद हो जाएगा। चलो बताता हूं। सर्विस के केस में नॉर्मली इनवॉइस कब तक इश्यू हो जाना चाहिए? सर सर्विस जिस दिन सप्लाई हुई वहां से 30 दिन के अंदर। बट बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनी के केस में यहां पर 45 डेज है इनवॉइस इश्यू करने का टाइम लिमिट, इन केस ऑफ सर्विसेज, नॉर्मल केसेस में। दूसरा केस, इसी के अंदर एक और चीज याद कर लो, अगर इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर टेलीकॉम ऑपरेटर अपने एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को सर्विस देते हैं तो इनवॉइस कब तक इश्यू करना है? तो आप मन में अर्लियर समझना, लेकिन लॉ क्या लिखा है? 2 डेट। पहला डेट ध्यान से सुनिए, यहां पर पहला डेट है कि आप सप्लायर जो ब्रांच है वो जिस दिन बुक में रिकॉर्ड करेगा वो डेट, या फिर क्वार्टर एंड, विचएवर इज अर्लियर। खाली मन में सोचोगे, बट ये 2 डेट लॉ ने लिखी है। ठीक है सर। अब बात करते हैं सर्विस के केस में कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, तब उस केस में इनवॉइस मुझे आपको कब तक देना है? हमारे एग्जांपल में हमेशा मैं सप्लायर हूं, आप रिसिपेंट है। देखो कंटिन्यूअस सर्विस चल रही है तो हमारा और आपका टर्म्स के बीच में ये लिखा हुआ है, सुनिएगा ध्यान से, मेरे और आपके टर्म्स में क्या लिखा हुआ है कि पेमेंट इज कनेक्टेड टू एन इवेंट। तो जैसे ही वो इवेंट कंप्लीट होता है उस वक्त या उससे पहले मुझे आपको इनवॉइस देना है। सर पेमेंट और इवेंट कनेक्टेड नहीं है, तब पेमेंट का ड्यू डेट होगा कॉन्ट्रैक्ट में। अगर ड्यू डेट है तो ड्यू डेट होगा मेरा इनवॉइस आपको इश्यू करने का भी लास्ट डेट। और अगर सर पेमेंट का ड्यू डेट भी नहीं है तब तो फिर जैसे जैसे आप मुझे पैसा दोगे वैसे वैसे मैं आपको इनवॉइस भी दे दूंगा। मतलब जिस वक्त आप मुझे पैसा दोगे उस वक्त या उससे पहले मैं आपको इनवॉइस दूंगा। और लास्ट केस, सर्विस अगर बीच में ही सीज हो गई, मतलब कंप्लीशन होने से पहले ही सीज हो गई, तो मुझे आपको इनवॉइस कब तक देना है और कितना का देना है? जब सीज हुई उस वक्त तक जितना काम हुआ उस सर्विस का मैं आपको एक इनवॉइस दूंगा। और कब तक दे दूंगा? लास्ट, जिस दिन सीज हुआ उस दिन तक। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बार बार जो मैं कह रहा था कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, ये क्या होता है? लॉ ने इसका मीनिंग दिया है। कंटिन्यूअस सप्लाई में सप्लाई दिया जाता है या अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड होता है कंटिन्यूअसली या रिकरिंग बेसिस पर, बार बार चलते रहता है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता है ये। अच्छा, गुड्स के केस में और सर्विस के केस में मीनिंग में थोड़ा डिफरेंस है, बताता हूं। गुड्स के केस में फॉर विच सप्लायर इश्यूज एन इनवॉइस ऑन अ रेगुलर और पीरियोडिक बेसिस, तो सप्लायर गुड्स के केस में रेगुलरली या पीरियोडिकली इनवॉइस भी देते रहता है, वो होता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। सर्विस के केस में ऐसा सर्विस जो 3 महीने से ज्यादा पीरियड का होता है, मतलब समझ लो इसका मतलब ये हुआ 3 महीने से कम पीरियड का अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो लॉ बोलता है हम उसको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस मानते ही नहीं, क्योंकि लॉ ने यही लिख दिया 3 महीने से ज्यादा का पीरियड होना पड़ेगा अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के मीनिंग में फॉल करना है। तो जहां पर पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशंस होता है रिसिपेंट का सप्लायर को, एंड अगर कोई सर्विस नोटिफाई हो गई तो फिर वो भी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस आ जाएगी। वो तो लॉ जब जब बोलेगा कि हम कंटिन्यूअस सप्लाई में ये सप्लाई ऑफ सर्विस में ये 3 सर्विस को रखना चाहते हैं, अभी तक कुछ नोटिफाई नहीं हुआ, इसलिए ये पार्ट आप पढ़ो ना पढ़ो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी तक आप इतना ही पढ़ोगे, हो गया। इस और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का मीनिंग में बहुत ज्यादा माथा मत मारो, इट्स वेरी सिंपल। सर सप्लायर सप्लाई देता है कंटिन्यूअस बेसिस पर या रिकरिंग बेसिस पर या रेगुलरली दिया जाता है। अगर सर्विस के केस में बात करें तो जहां पर पीरियड 3 महीने से ज्यादा का होता है, और गुड्स के केस में बात करें तो सप्लायर रिसिपेंट को टाइम टू टाइम इनवॉइस देता है। बस इस तरह के वर्ड लिखने हैं, हो गया इसका मीनिंग। आगे बढ़ता हूं। अगर सप्लायर ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, ध्यान देना, टैक्सेबल सर्विस अगर एक सप्लायर दे रहा है रिसिपेंट को और उसको एडवांस पैसा मिल रहा है रिसिपेंट से 1000 रुपए तक का, हाँ 1000 से ज्यादा नहीं, अप टू 1000 लिखा हुआ है, 1000 रुपए तक का एडवांस मिल रहा है, तब टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट ऑफ सच अमाउंट एट द ऑप्शन, लॉ ने ऑप्शन दिया है, ऑफ द सप्लायर बी द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस नॉट द अमाउंट ऑफ पेमेंट। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा एक मिनट, इस पॉइंट को आप मान लो एक बार के लिए नहीं पढ़ा, तो आप मुझे बताइए टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस आपने क्या पढ़ा था? सर एक बार के मान लेते इनवॉइस टाइमली इशूड हो गया तो इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विचएवर इज अर्लियर, बोला था कि नहीं बोला था? विचएवर इज अर्लियर, यस सर बोला था। अब मान लीजिए आपने टेलीफोन का नेक्स्ट महीने का बिल का भी पैसा इस मंथ, करेंट मंथ में ही जमा करा दिया एडवांस में 1000 रुपए। कभी कभी क्या होता है एक्स्ट्रा पैसा अगर आप मान लो गैलरी में जाकर देते और वो लोग बोलते 500-700 रुपए आपका बच रहा है, तो आप बोलते ठीक है आप पूरा पैसा रख लो, नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट हो जाएगा। होता ही है कई बार ऐसा। तो सर एक बार के लिए मान लो 700 रुपए, 1000 रुपए मत लो एक बार, क्योंकि हमको अप टू 1000 लेना, तो मैं नीचे का अमाउंट लेता हूं। 700 रुपीज मैंने गैलरी में जाकर नेक्स्ट महीने का बिल का पैसा अभी से ही एडवांस में दे रखा है। तो टेलीकॉम ऑपरेटर चाहे तो उस 700 पे जीएसटी का टाइम ऑफ सप्लाई प्रीसीडिंग मंथ में ना ले, जिस मंथ में रिसिपेंट ने पैसा दिया, जिस मंथ में बिल बनेगा इनवॉइस डेट के दिन ही ले सकता है। लॉ ने ये ऑप्शन दिया।
अप टू 1000 तक का अमाउंट के लिए ऑप्शन दिया है लॉ ने, ताकि सप्लायर लोगों के लिए थोड़ा इजी रहे, और कुछ नहीं। इसका मतलब इन शॉर्ट ये कहता हूं, अप टू 1000 रुपए तक का अगर कभी सप्लायर को अमाउंट आए एडवांस में, तो सप्लायर चाहे तो पेमेंट डेट और इनवॉइस डेट विचएवर इज अर्लियर करने की जगह इनवॉइस डेट भी ले सकता है। इतना सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई वेयर टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। बेटा फोकस कर लो। टाइम ऑफ सप्लाई वेयर टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। अच्छा सर, इसका मतलब ये आप वो केस पढ़ा रहे हैं जहां पर रिवर्स चार्ज में अगर रिसिपिएंट लायबल है तो वो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेगा? आइए बताता हूं। गुड्स के केस में भी पढ़ाऊंगा, सर्विस के केस में पढ़ाऊंगा। पहले गुड्स का केस। अर्लीएस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 3 में से जो सबसे पहले होगा वो डेट होगा टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब जिस मंथ में ये फॉल करेगा उस मंथ में आपको जीएसटी पे करना है गवर्नमेंट को। नंबर 1, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और डेट ऑन विच रिसिपिएंट मेक्स द पेमेंट, और एक बार ब्रैकेट का बाद में पढ़ेंगे, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। 3 चीजें हैं, आइए बताता हूं। सर रिवर्स चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स मत। अच्छा एक बात बताइए, तो मैं आपको गुड्स बिक्री करूंगा तो यहां पर 3 चीजें होंगी। एक तो मैं आपको माल दूंगा, गुड्स दूंगा, एक आपको मैं इनवॉइस दूंगा और आप मुझे पेमेंट दोगे। तो तीनों पॉइंट उन्हीं से कनेक्टेड है। देखो ना, पहला गुड्स का रिसीट है वो दिन, दूसरा पेमेंट का डेट, तीसरा इनवॉइस का डेट तो नहीं है, इनवॉइस से 31st डे, मतलब इनवॉइस डेट से 31 दिन दिए गए हैं, 31st डे। आप ये कह सकते हो इनवॉइस से 30 डेज का नेक्स्ट डे, या डायरेक्टली आप कह दो इनवॉइस डेट से 31st डे, एक ही बात आएगा। इन तीनों में से जो अर्लीएस्ट डेट होगी वो होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। सर ये आप एक बार याद कराइए, हमको याद नहीं रहता, फिर से कह रहा हूं। गुड्स के केस में रिवर्स चार्ज के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा? जिस वक्त गुड्स रिसीव हुए, रिसिपेंट को वो टाइम निकाल लो, वो डेट लिख लो। लिख लिया सर। अब आप पता करो आपको रिसिपेंट ने सप्लायर को पेमेंट कब किया। यहां पर रिसिपेंट सप्लायर को देगा पैसा, और रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट को टैक्स रिसिपेंट खुद दे रहा है, तो रिसिपेंट सप्लायर को जब पेमेंट कर रहा है वो डेट लिखेगा। 2 डेट मिल गई, गुड्स की रिसीट डेट और रिसिपेंट ने जो सप्लायर को पेमेंट किया वो डेट मिल गई। और तीसरी डेट होगी इनवॉइस डेट, जब सप्लायर रिसिपेंट को देगा वहां से 31st डे निकालो। आज अगर इनवॉइस डे तो वहां से 31 डेज जोड़ लो, जो 31st डे होगा वो डेट लिख लो। इन 3 डेट में से जो अर्लीएस्ट होगी वो होगी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। अच्छा मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। पेमेंट डेट जो बीच वाला मैं पढ़ा रहा था, इसको क्लियर करता हूं। डेट ऑन विच पेमेंट रिसिपेंट मेक्स द पेमेंट, ये तो हमको पता है, जिस दिन रिसिपेंट सप्लायर को पेमेंट करेगा वो होगा पेमेंट डेट, और उसी दिन वो डेट निकल जाएगी। लेकिन पेमेंट डेट निकाला कैसे जाता है? अर्लियर ऑफ बुक्स एंट्री डेट और बैंक अकाउंट डेबिट डेट। ऑब्वियसली 2 डेट में से अर्लियर है ना। बुक में जिस दिन आपने सप्लायर को पे किया वो डेट, बुक्स में जो एंट्री मारी वो डेट, या बैंक से आपका जिस दिन डेबिट हुआ वो डेट, दोनों में से जो अर्लियर डेट होगी वो मानी जाएगी पेमेंट डेट। सर ऊपर भी सर्विस का केस था, वहां क्या पेमेंट डेट था? आई होप अगर मैंने आपको नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ा देता हूं। वहां पे भी था ऐसी कोई लाइन, देख लो, अभी देख लो, इधर देखो, ये रहा। फॉरवर्ड चार्ज में सर्विस के केस के अंदर पेमेंट रिसीव्ड डेट क्या ली जाती है? अर्लियर ऑफ बुक्स एंट्री डेट और बैंक अकाउंट क्रेडिट डेट। सर क्रेडिट क्यों लिखा है यहां पर? भाई फॉरवर्ड चार्ज में अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूं, मतलब सप्लायर टैक्स दे रहा गवर्नमेंट को। अच्छा तो अब आप ध्यान से समझना, सप्लायर अगर गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा तो रिसिपेंट सप्लायर को पैसा देगा, और सप्लायर रिसिपेंट से पैसा रिसीव करेगा। तो इसीलिए लिखा हुआ बैंक अकाउंट क्रेडिट डेट और बुक्स एंट्री डेट विच एवर इज अर्लियर। तो सर पेमेंट डेट जब सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तब जिस दिन बैंक में क्रेडिट होगा उस दिन, या फिर बुक में एंट्री होगा उस दिन, विच एवर इज अर्लियर। और सर रिवर्स चार्ज में पेमेंट डेट क्या लेना है अगर हमको निकालना पड़े तो अर्लियर ऑफ जिस दिन बुक में एंट्री मारी वो डेट, यहां पर रिसिपेंट बुक में एंट्री मारी वो डेट, या फिर रिसिपेंट का बुक्स में बैंक में जब डेबिट हुआ वो डेट, विच एवर इज अर्लियर। ये निकल गया पेमेंट डेट। अब बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। रिवर्स चार्ज के अंदर हम सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं। देखो क्या है, अर्लीएस्ट ऑफ द फॉलोइंग, अर्लियर होगा वैसे, अर्लियर लिखना इसको, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग क्या है दिखाओ, देखो, डेट ऑन विच रिसिपेंट मेक्स द पेमेंट और 61st डे फ्रॉम इनवॉइस। अच्छा आप मुझे बताइए, तो मैं आपको सर्विस दूंगा तो कोई गुड्स की डिलीवरी दे रहा हूं, इसलिए जो वहां पर ए पॉइंट था ना गुड्स के केस में, ये ए डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, इस तरह का पॉइंट यहां नहीं आएगा। बाकी दोनों पॉइंट का कनेक्शन यहां पे भी है। सर कौन सा कनेक्शन है? इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पेमेंट डेट कैसे निकालना वो आपको सिखा चुका हूं, और
61st डे फ्रॉम इनवॉइस डेट विच एवर इज अर्लियर, आपका रिवर्स चार्ज का होगा टाइम ऑफ सप्लाई। एक बार और, रिवर्स चार्ज के केस में सर्विस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलता है? अर्लियर ऑफ द टू डेट्स, इनवॉइस डेट से 61st डे या फिर पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। और पेमेंट डेट कैसे निकाला जाता है रिसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? बैंक में डेबिट या फिर बुक्स में एंट्री विच एवर इज अर्लियर। आई होप आपको समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस, रिवर्स चार्ज में सर्विस में एक स्पेशल केस बनाया हुआ है लॉ में, आओ दिखाता हूं कौन सा केस। फोकस करना है इस केस में। इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइज, आप अपने ही एसोसिएट एंटरप्राइज से इंडिया के बाहर से इंडिया में क्या मंगा रहे हैं? सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब आपकी ही एक एसोसिएट एंटरप्राइज इंडिया के बाहर है। सर एसोसिएट एंटरप्राइज का मीनिंग क्या होता है? इसके लिए आपको डायरेक्ट टैक्स में ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ना पड़ेगा, वो मीनिंग यहां अप्लाई करेगा। तो उस एसोसिएट एंटरप्राइज का, उससे आपने सर्विस इंडिया में मंगवाई है, तो इसमें आपको रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट को कब तक टैक्स देना है? आइए बताता हूं। दो डेट में से अर्लियर, वापस कौन सा? जिस दिन रिसिपेंट इंडिया में बुक्स में एंट्री मारेगा, ऑब्वियसली सर्विस इंडिया के बाहर से इंडिया में आई है, तो इंडिया वाला जो रिसिपेंट है वो जिस दिन बुक्स में एंट्री मारेगा वो डेट, या फिर वो जिस दिन पेमेंट करेगा वो डेट, विच एवर इज अर्लियर। सर सर्विस का केस एक बार और याद कराइए ना। चलो कराता हूं। नॉर्मली सर्विस का केस में अगर रिवर्स चार्ज होता है तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलता है? दो डेट में से अर्लियर। सर पेमेंट डेट या फिर, ध्यान से सुनियो, पेमेंट डेट या फिर इनवॉइस डेट से 61st डे विच एवर इज अर्लियर, रिवर्स चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई निकल गया सर्विस का केस में। लेकिन एक स्पेशल केस है, अगर आप अपने एसोसिएट एंटरप्राइज से इंडिया के बाहर से इंडिया में सर्विस इंपोर्ट करते हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? इट इज वेरी सिंपल, दो डेट में से अर्लियर। एक, बुक्स में एंट्री जिस दिन रिसिपेंट मारेगा वो डेट, या फिर जिस दिन रिसिपेंट सप्लायर को पेमेंट करेगा वो डेट, विच एवर इज अर्लियर। हो गया? कर लो, लर्न कर लो फटाफट। बुक्स की एंट्री डेट या फिर पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा अगर आप याद नहीं करोगे। देखो कुछ चीजें तो याद ही करनी पड़ेगी, यहां लॉजिक थोड़ी बैठेगा। बस यही आपका है टाइम ऑफ सप्लाई इन रिवर्स चार्ज सर्विस के केस में। एक एक्स्ट्रा नोट, इवेंट्स एसर्टेनेबल नहीं है, ऊपर का कोई भी डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है, इनवॉइस डेट, पेमेंट डेट अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो लॉ कहता है टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा जिस दिन रिसिपेंट ने अपने बुक्स में एंट्री मारी थी रिसीट की कि आज मुझे सर्विस मिली है या आज मुझे गुड्स मिला है, वही दिन मान लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? जिस दिन रिसिपेंट अपने बुक्स में एंट्री मारेगा, जिस दिन रिसिपेंट एंट्री मारेगा अपने बुक्स में, वही होगा टाइम ऑफ सप्लाई, अगर ऊपर का कोई डेटा रिसिपेंट के पास नहीं है तो। अब आगे सुनिए, देखिए क्या है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर कूपन्स एक्सचेंजेबल फॉर गुड सर्विसेज। सर ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप किसी तरह का गिफ्ट वाउचर कूपन अगर खरीदते हैं या कोई आपको इशू करके देता है, तो उस केस में ऑब्वियसली उस गिफ्ट वाउचर के अंदर जो अमाउंट है उसके अगेंस्ट सप्लाई ही होगी, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो लॉ कहता है दो केसेस है। देखो, अगर सप्लाई जो होगी वो पहले से पता है क्या चीज होगी, जैसे फॉर एग्जांपल एक गिफ्ट वाउचर इशू और उसके अगेंस्ट पता था कि आप मोबाइल फोन ही खरीद सकते हो, तो फिर ऑब्वियसली मोबाइल फोन का जीएसटी रेट गिफ्ट वाउचर इशू किया था उस वक्त भी पता ही था, तब लॉ कहता है ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई जिस वक्त वाउचर इशू हुआ वही डेट ले लेना, वाउचर का इशू डेट टाइम ऑफ सप्लाई होगा। लेकिन अगर अदर केसेस है, मतलब रिडीमेबल अगेंस्ट वेरियस गुड सर्विसेज, मतलब आज अगर मैं आपको कोई गिफ्ट वाउचर इशू कर रहा हूं लेकिन ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली आप उसके अगेंस्ट क्या खरीदने वाले हो, कोई भी आइटम खरीद सकते हो, कोई भी सर्विस ले सकते हो, तब उस वक्त पता ही नहीं होगा जीएसटी रेट क्या अप्लाई होगा उस सप्लाई का। इसलिए लॉ ने कहा जिस दिन वाउचर को रिडीम किया जाएगा वो डेट होगा फिर टाइम ऑफ सप्लाई, वाउचर रिडेम्पशन डेट। तो सर इतना इजी है? यस, वाउचर के केस में दो ही आंसर हो सकता है, या तो वाउचर इशू डेट या वाउचर रिडेम्पशन डेट। डिपेंड करता है वाउचर के अगेंस्ट जो सप्लाई आप लोगे वो सप्लाई पहले से पता है या नहीं पता। आंसर इज क्वाइट सिंपल। आगे बढ़ते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज इन रेजिडुअल केसेस। रेजिडुअल केसेस का मतलब ऐसे केसेस जो ऊपर नहीं आए। आइए बताता हूं। वेयर अ पीरियोडिकल रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, मतलब अगर सामने वाला पर्सन रजिस्टर्ड है, ऐसा कह सकते हैं, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अगर वैसा कोई आदमी को टैक्स देना है गवर्नमेंट को और ऊपर के केस में वो कहीं पे भी फॉल नहीं करा, तब रिटर्न लगाने का ड्यू डेट होगा टाइम ऑफ सप्लाई, तब रिटर्न लगाने का ड्यू डेट होगा टाइम ऑफ सप्लाई। ऐसा कोई केस है जहां पर आपको टैक्स देना पड़ रहा है, ना तो वो फॉरवर्ड चार्ज का नॉर्मल केस है, ना वो रिवर्स चार्ज का केस है, और ना ही वो वाउचर कूपन का केस है, और
तो इसका मतलब ये ऊपर के कोई भी केस में फॉल नहीं कर रहा और अचानक कोई रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स देना पड़ रहा है किसी भी रीजन से, डिमांड विमांड चैप्टर में पढ़ोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो रिटर्न का जो ड्यू डेट होगा वही मान लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर अदर केसेस है, अदर केसेस का मतलब आप अनरजिस्टर्ड हो, नॉट रजिस्टर्ड हो, मतलब तब जिस दिन आप गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करोगे वही दिन मान लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। जिस दिन आप गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करोगे वही दिन मान लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। ये हो गया अदर केस। इन दोनों से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने का चांसेस नहीं के बराबर है, थियोरेटिकली आपको पता होना चाहिए, तो आप वो पढ़ के रखिए। सर रेजिडुअल केसेस में अगर हमको रिटर्न लगाने की जरूरत है तब तो रिटर्न लगाने का ड्यू डेट होगा टाइम ऑफ सप्लाई, और अगर अदर केसेस है तो फिर पेमेंट जिस दिन गवर्नमेंट को किया जाएगा टैक्स का वही दिन मान लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर एडिशन इन वैल्यू बाय वे ऑफ इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन। जो मैंने लिखा उसको आप मत देखो, ये यहां तक बस अभी के लिए फोकस करो। क्या बोला मैंने, समझना आप। सर सप्लायर रिसिपेंट को सप्लाई दिया, सप्लायर रिसिपेंट को सप्लाई दिया और रिसिपेंट को कहा गया था 15 दिन में पैसे दे देना, अगर नहीं दिया तो इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी लगेगी। रिसिपेंट ने 15 दिन में मान लीजिए पैसे नहीं दिए तो सप्लायर ऑब्वियसली इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी रिसिपेंट से चार्ज करेगा। वो जो रिसिपेंट से इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी चार्ज किया सप्लायर ने रिसिपेंट से, उस पे भी अगर रिसिपेंट सप्लायर को पैसा दे देता है इंटरेस्ट वगैरह का तो उस पे भी जीएसटी आता है। वो टाइम, उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा वो मैं यहां पढ़ा रहा हूं। मतलब शॉर्ट में आपने मुझे अगर टाइमली पैसा नहीं दिया तो मैं आपसे इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी चार्ज करूंगा। वो जो इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी आप मुझे दोगे उसका टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा, कब मुझे उस पर जीएसटी गवर्नमेंट को देना है, वो निकालेंगे इस पॉइंट के अंदर। देखो एकदम सिंपल आंसर है, डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव सच अमाउंट, बस हो गया। इसका मतलब ये हुआ इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी जो सप्लायर रिसिपेंट को चार्ज किया है क्योंकि तुमने मुझे 15 दिन में पैसे नहीं दिए तो तुमको मुझे इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी देने का। अभी अगर रिसिपेंट मान लीजिए पैसा दे दिया तो जब देगा उसी दिन मान लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई अट्रैक्ट कर गया, तो उस इंटरेस्ट अमाउंट पे जो जीएसटी निकलेगा वो जीएसटी का टाइम ऑफ सप्लाई होगा उसी दिन जिस दिन सप्लायर को रिसिपेंट से इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी वगैरह का पैसा मिलेगा। सर ऐसा क्यों लिखा जिस दिन पैसा मिलेगा, क्योंकि कई बार रिसिपेंट इंटरेस्ट वगैरह का पैसा सप्लायर को देता भी नहीं है, बोलता मैं तो ये सब पैसा नहीं दूंगा, कर लो जो करना है। इस तरह का अगर लाइन बोले और सप्लायर नहीं ले पाया तो लो ये बात अच्छे से जानता है, इसीलिए लो ने कहा सप्लायर जब भी रिकवर करेगा रिसिपेंट से इस अमाउंट को उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई अट्रैक्ट कर जाएगा और उस पर जो भी जीएसटी बनता है उसके लिए सप्लायर उस दिन लायबल हो जाएगा। तो आई होप यहां तक आपको सब कुछ समझ आ गया है, तो प्लीज फोकस करते रहना हर चीज पर। तो चलिए एक काम करते हैं, हम फटाफट अभी तक जो पढ़े हैं वो रिकॉल कर लेते हैं। टॉपिक्स क्या क्या पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़ा था टाइम ऑफ सप्लाई वेयर टैक्स इज पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, उसके बाद पढ़ा टाइम ऑफ सप्लाई वेयर टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, उसके बाद पढ़ा हमने टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर्स कूपन्स एक्सचेंजेबल अगेंस्ट गुड सर्विसेज। नेक्स्ट पढ़ा था टाइम ऑफ सप्लाई इन रेजिडुअल केसेस, और लास्ट पढ़ा था हमने टाइम ऑफ सप्लाई वेयर कंसीडरेशन इज डिलेड बाय द रिसिपेंट एंड सप्लायर चार्ज इंटरेस्ट लेट फी एटसेट्रा। तो हमने ये सारे टाइम ऑफ सप्लाई के टॉपिक अभी तक पढ़ लिए हैं। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उससे पहले मैं एक बात बोल देता हूं, सिर्फ सीए इंटर वाले स्टूडेंट, बाकी कोई भी नहीं फाइनल इंटर का, सिर्फ सीए इंटर का स्टूडेंट जीटीएच। तो इंटर के बच्चे वंडर करेंगे सर व्हाट डू यू मीन बाय जीटीएच। अरे गो टू होम मतलब क्लास ओवर आपकी, मजे करो, बाकी बच्चे सुनो आप सबके लिए है आगे का टॉपिक। तो चलिए आगे क्या है बताता हूं। सेक्शन 14 टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स, और ये सिर्फ सर्विस के लिए प्रोविजन है, गुड्स के लिए नहीं है। सर एक बार और, सर्विस के केसेस में जब कभी जीएसटी की रेट बदल जाती है अचानक, तब टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा अगर कुछ इवेंट सर्विस की डेट चेंज की डेट के पहले हुए, कुछ इवेंट उसके बाद में हुए। सर कुछ भी नहीं समझ आया, फिर बताता हूं। सर्विस का मतलब तो समझते हो, कोचिंग इज ए सर्विस। तो सर्विसेज के केस में अगर जीएसटी की रेट बदल जाती है, मान लीजिए 31 मार्च को कोचिंग क्लासेस की जीएसटी की रेट थी 18% और ऐसे ही अब मैं जो आगे एग्जांपल लूंगा वो सिर्फ आर्बिट्रेरी एग्जांपल है, कोई रियल नहीं है। मान लीजिए 1 अप्रैल से गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कोचिंग सर्विसेज पर जीएसटी की रेट होगी 28%, जो कि नहीं होगी बट फिर भी मान लीजिए सर ठीक है 1 अप्रैल से कोचिंग की सर्विस की जीएसटी की रेट 18 से बढ़कर हो जाएगी 28। अच्छा अब मुझे आप बताइए एक चीज, कुछ इवेंट 1 अप्रैल के पहले हुए, कुछ इवेंट 1 अप्रैल या उसके बाद हुए हैं।
सर जैसे मान लीजिए मेरे और आपका कोचिंग सर्विस का अग्रीमेंट है, ठीक है, मैं आपको कोचिंग सर्विस दूंगा, सप्लाई दूंगा, बदले में आप मुझे पेमेंट करेंगे, मैं आपको इनवॉइस दूंगा। 3 चीज है, पेमेंट, इनवॉइस और कोचिंग सर्विस। अब हुआ क्या, हो सकता है कोचिंग में पहले दे चुका हूं, पेमेंट और इनवॉइस उस चेंज की डेट के बाद, मतलब 1 अप्रैल या उसके बाद दिया है मैंने। हो सकता है कोई चीज पहले हुई है, कोई चीज बाद में हुई है। यहां टोटल 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 + 3। सर समझ तो आ गया, चेंज की डेट के कुछ इवेंट पहले हुए हैं, कुछ इवेंट उसके बाद में हुए हैं, एक ही ट्रांजेक्शन को लेकर डिसाइड ये करना है टाइम ऑफ सप्लाई पहले का माने या बाद का माने, सो दैट जीएसटी की रेट फाइनलाइज किया जा सके। 18% की जीएसटी की रेट लगेगी या 28% की जीएसटी की रेट लगेगी, ये फाइनलाइज करने के लिए पहले टाइम ऑफ सप्लाई पता करना पड़ेगा। टाइम ऑफ सप्लाई पता करने के लिए सेक्शन 14 पढ़ना पड़ेगा, और इसको पूरा पढ़ाऊं उससे बेटर होगा। मैं आपको एक कंसेप्ट दे देता हूं। आई होप आप सबने वेलकम मूवी देखी अक्षय कुमार की, जिसके अंदर मल्लिका शेरावत कोई सगाई तोड़वा देती है अक्षय कुमार कटरीना कैफ की, और जहां पर फिरोज खान को जाकर वो बोलती है जिल्ले इलाही मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है वगैरह हो रहा है, वो कुछ कहती है, और फिरोज खान कहता है इस लड़की का पलड़ा भारी है। तो मैं आपको पलड़ा भारी कंसेप्ट सिखा रहा हूं, देखो ध्यान से। ये वर्ड एग्जाम रिलेटेड नहीं है बेटा, जस्ट मेरा समझाने का तरीका और कुछ नहीं है। देखो इस कंसेप्ट में क्या करने का, टोटल मैंने क्या कहा था, टोटल 6 केसेस है, तो मैं 3 इधर लिखता हूं और 3 केसेस इधर लिखता हूं। टोटल 6 केसेस है। अच्छा आगे देखना, मैं अब 3 लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं कुछ इस तरह से। क्यों कर रहा हूं सब समझ आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। इधर भी 3 लाइंस ड्रॉ करूंगा और एक बीच से लाइन ड्रॉ करूंगा। ये जो मिडिल वाली लाइन है इसका मतलब है डेट ऑफ चेंज इन रेट। जैसे हमारी रेट बदली कब से थी, 1 अप्रैल से चेंज हो गई थी, मतलब 31 दिसंबर से 31 मार्च से चेंज हो गई थी, तो डेट ऑफ चेंज इन रेट। ये दिन है जिस दिन जीएसटी की रेट चेंज हुई थी। सर ठीक है, अब कुछ इवेंट मुझे पहले लेना है, कुछ इवेंट बाद में लेना है, और 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, सप्लाई की डेट को सबसे पहले 3 बार इधर लिख देता हूं और सप्लाई की डेट को 3 बार इधर लिख देता हूं। ये फ्रीज कर लो, ये क्या है, सप्लाई डेट। ये हो गया आपका सप्लाई डेट। अच्छा अब मैं क्या लिखूंगा, अब सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है। अब मैं क्या करता हूं, इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट इधर लिख लेता हूं। पेमेंट डेट और इनवॉइस डेट मतलब चेंज की जो डेट है, पेमेंट और इनवॉइस इसके बाद हुआ है। सर ठीक है, और डी केस में मैं पेमेंट और इनवॉइस इधर ले लेता हूं। मतलब सर डी केस में चेंज की डेट के पहले ही पेमेंट भी आ चुका और इनवॉइस भी रेस हो चुकी है। सर ठीक है, अभी तक समझ आया। उसके बाद बाकी बचे केसेस में देखो, इधर मैं पेमेंट ले लेता हूं और इधर इनवॉइस ले लेता हूं, एक बार इधर इनवॉइस ले लेता हूं, इधर पेमेंट ले लेता हूं। सिमिलरली इधर मैं करूंगा, यहां मैं इनवॉइस लूंगा तो यहां पेमेंट ले लेता हूं, या फिर यहां पेमेंट ले लेता हूं और यहां इनवॉइस ले लेता हूं। तो देखिए टोटल 6 कॉम्बिनेशंस बन गए हैं, 6 केसेस। सप्लाई की डेट चेंज के 3 बार मैंने पहले ली और सप्लाई की डेट चेंज के 3 बार बाद में ली, तो सप्लाई की डेट तो मैंने इधर इधर इक्वली ले ली। और अब पेमेंट और इनवॉइस डेट मुझे अलग अलग कॉम्बिनेशन में लिखना, तो एक बार मैं दोनों आफ्टर लिखूंगा, एक बार दोनों बिफोर लिख दूंगा, एक बार पेमेंट डेट बिफोर लिख दूंगा, एक बार आफ्टर लिख दूंगा, एक में इनवॉइस डेट। बस इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। मैं कितना ही बोल दूं, यही तो किया है मैंने। सवाल है आंसर कैसे निकलेगा। तो देखो इसको समझने के लिए आपको एक बात पहले लर्न करनी होगी, सप्लाई डेट कभी आंसर नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ पलड़ा भारी देखने के काम में आएगा। सप्लाई डेट कभी आंसर का पार्ट नहीं होगा, सिर्फ पलड़ा किस साइड का भारी है वो देखने के काम में आएगा। अब मुझे आप बताइए, ए केस के अंदर पलड़ा चेंज की डेट का, ये जो चेंज की डेट है इसके पहले का साइड ज्यादा भारी है या बाद का साइड ज्यादा भारी है? सर चेंज की डेट के बाद का साइड ज्यादा भारी है, क्योंकि 2 इवेंट बाद में हुए हैं जबकि 1 इवेंट पहले हुआ है, मतलब ये दोनों इवेंट बाद में हुए हैं। सिमिलरली डी केस में दोनों इवेंट पहले हुआ था, तो पलड़ा किधर का भारी है वो ढूंढ लिया। जब भी पेमेंट डेट और इनवॉइस डेट में से हमको आंसर निकालना है, एक ही तरीका है, दोनों में से जो अर्लियर होगा वो आंसर होगा, ये अर्लियर वाला आंसर होगा। इसका मतलब पेमेंट डेट या इनवॉइस डेट दोनों अगर चेंज के बाद हुआ तो भी देखो दोनों में से अर्लियर डेट क्या है, वही होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। और पेमेंट डेट और इनवॉइस डेट दोनों, ध्यान से सुनना, पेमेंट डेट और इनवॉइस डेट दोनों चेंज की डेट के पहले हुआ है, तो फिर पेमेंट डेट और इनवॉइस डेट में से जो अर्लियर होगा वो होगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। ये निकल गया। अब आगे का ध्यान से सुनना, बी केस में पलड़ा लेफ्ट साइड का भारी है या राइट साइड का, बोलो मन में। तो सर लेफ्ट साइड का, इस साइड का पलड़ा भारी है।
लास्ट केस में भी इसी साइड का पलड़ा भारी है क्योंकि दो इवेंट बाद में हुआ है, और इस साइड का पलड़ा इधर का भारी है, इस साइड का पलड़ा इधर का भारी है। तो पलड़ा कहां का भारी हमने वो पहले ढूंढ लिया। सर जिस साइड दो इवेंट होंगे वो होगा पलड़ा भारी कंसेप्ट। ठीक है सर, समझ गया। अब आंसर बचे हुए सारे केस में आंसर निकल जाएगा। सर बताओ कैसे? मैं पहले ही बोल चुका हूं सप्लाई डेट आपका आंसर का पार्ट कभी नहीं होगा। तो जब सप्लाई डेट आंसर नहीं होगा और पलड़ा जिस साइड का भारी आपको पता, तो जो बच गया वही आंसर होगा। मतलब यहां पेमेंट डेट आंसर होगा, यहां इनवॉइस डेट आंसर होगा, यहां पेमेंट डेट आंसर होगा, यहां इनवॉइस डेट आंसर होगा, निकल गया। और यहां अर्लियर आंसर होगा। यही है पलड़ा भारी कंसेप्ट जिससे हमको आंसर निकालना है। आंसर निकालने का मतलब टाइम ऑफ सप्लाई किस दिन का मानना है। ये जो येलो कलर्ड है यही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई है अलग अलग केसेस में। आप 5 मिनट मेरी बात मानो, पॉज करके इसको देखो, आपको खुद ही समझ आ जाएगा मैंने क्या किया। मतलब देखो, जब जब चेंज की डेट के पहले दो इवेंट होता है, सप्लाई पहले दो इवेंट होता है जिसमें सप्लाई डेट एक इवेंट है, तो आंसर सप्लाई डेट तो होगा नहीं, दूसरा इवेंट सप्लाई होगा। और चेंज की डेट के बाद दो चीज हुई है जिसमें से एक सप्लाई डेट है, तो सप्लाई डेट तो आंसर नहीं होगा, दूसरा जो चीज है वही होगा टाइम ऑफ सप्लाई। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। और अगर पलड़ा पेमेंट डेट और इनवॉइस डेट का भारी है तो दोनों में से जो अर्लियर डेट होगी वो होगी टाइम ऑफ सप्लाई। तो मैंने इस तरह से आपको चार्ट बनाकर पूरा सिखाया है। अब हम एकदम चैप्टर का लास्ट पार्ट में आते हैं, सेक्शन 14 के पर्पस के लिए। देखो लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, मतलब सेक्शन 14 द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। पेमेंट डेट क्या लेनी है? लॉ कहता है नॉर्मली जैसे आप पूरे चैप्टर में लेते आए हैं, क्या लेते हैं हम? सर बैंक में क्रेडिट डेट या बुक्स में एंट्री डेट, विच एवर इज अर्लियर। यहां पे भी यही है, अर्लियर ऑफ बुक्स एंट्री डेट या बैंक का क्रेडिट डेट, जो पहले हो जाए वो ले लेना। बट एक एक्सेप्शन है, बस यही पढ़ाने के लिए तो ये सेक्शन का ये पार्ट पढ़ा रहा हूं। वो क्या है पहले उसको मेरी बात सुनो फिर पढ़ेंगे हम। देखो क्या होता है, चेंज की जो डेट है उससे पहले आप पेमेंट की एंट्री बुक्स में मार चुके हैं, बट बैंक में पैसा चेंज की डेट के बाद आया है, तो लॉ कहता है बैंक में पैसा चेंज की डेट के बाद 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आना पड़ेगा। तब तो हम यही वाला जो बुक एंट्री डेट या पेमेंट बैंक में जब क्रेडिट हुआ विच एवर इज अर्लियर, हम ये वाला अलाउ करेंगे, नहीं तो हम ये वाला अलाउ नहीं करेंगे और बैंक की क्रेडिट डेट ही लेनी होगी। मतलब समझना वापस एक बार, मान लीजिए 1 अप्रैल से कोई जीएसटी रेट चेंज हुई है, 28 मार्च को आपके बुक में आपने एंट्री की थी पेमेंट डेट की, किसी रिसिपेंट से आपको पैसा आ गया है। हुआ क्या, बैंक में वो पैसा क्रेडिट 10 अप्रैल को हुआ। लॉ कहता है ऐसे केस में हम विच एवर इज अर्लियर नहीं लेने देंगे, बैंक में जिस दिन क्रेडिट हुआ 10 अप्रैल को वही लेना होगा पैसा। क्यों? क्योंकि आपका बैंक में पैसा चेंज की डेट से 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर नहीं आया था। सर जब आप वर्किंग डेज बोलते हैं तब हम 4 डेज कैलकुलेट करने के लिए संडेज एंड हॉलीडेज को एक्सक्लूड करेंगे। चलो तो सर समझ गए, बस यही है। एक बार और कह रहा हूं, जिस दिन जीएसटी की रेट चेंज होती है उस दिन से पहले अगर बैंक में आपने बुक्स में एंट्री मार चुकी है पेमेंट की, लेकिन बैंक में क्रेडिट उस दिन से 4 वर्किंग डेज के अंदर नहीं हुआ है, तो फिर आपको बैंक अकाउंट में जिस दिन क्रेडिट हुआ वो पैसा वही डेट पेमेंट डेट लेनी होगी। बस इतना सही है। चैप्टर के एंड में ये वाला पार्ट आपको अलग से समझना है कि सर अगर बुक में एंट्री, फिर से सुन लो, चेंज की डेट के पहले मार चुके हम, लेकिन चेंज की डेट के बाद 4 वर्किंग डेज के अंदर अंदर अगर बैंक में पैसा नहीं आया, तो फिर हमको विच एवर इज अर्लियर वाला फॉर्मूला नहीं मिलेगा, मतलब वो वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमको जो बैंक के अंदर जो क्रेडिट हुआ है पैसा वो डेट लेना होगा एज पेमेंट डेट। दैट्स इट। तो चैप्टर ओवर। अब मजे करिए, टाइम ऑफ सप्लाई काफी कम समय में ही पूरा चैप्टर हो गया है। तो होप यू एंजॉयड। थैंक यू सो मच।